7 दिसंबर 2023 को इजराइल पर हमला कर हमास ने 1200 से ज्यादा लोगों को मारा था। उसके बाद से इजराइल ने अब तक करीब 33,000 पैलेस्टीनियन को मौत के घाट उतार दिया है। क्या क्रिसमस, क्या नया साल, क्या ईद, इजराइल ने गाजा पर और वेस्ट बैंक में लगातार बमबारी और गोलीबारी की। अब पापों का घड़ा एक दिन तो जरूर फूटता है। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हो सकता है। नेतन्याहू खुद खौफ में है और बैठकें करके इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। तो क्या नेतन्याहू के वॉर क्राइम का चैप्टर खत्म होने वाला है? क्या आईसीसी कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को सजा मिलेगी? आईसीसी कोर्ट में तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो अब भी आजाद घूम रहे हैं। तो ऐसे में आईसीसी है क्या और इसके पास कितना पावर है? खुद टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने के आरोप में इजराइल के कई राजनेता और मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि आईसीसी आने वाले समय में वारंट जारी करने पर विचार कर रही है। इसके बाद नेतन्याहू के ऑफिस में कई एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। इस दौरान वारंट को टालने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी थी कि इजराइल अरेस्ट वारंट टालने के लिए आईसीसी और दूसरे डिप्लोमेटिक अधिकारियों से संपर्क करेगा। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से भी इस मामले में मदद मांगी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू के मंत्रियों को डर है कि गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए ये वारंट जारी हो सकता है। इससे पहले फरवरी में हमास की कैद से रिहा हुए कुछ इजरायलियों ने आईसीसी में हमास के वॉर क्राइम को लेकर भी शिकायत की थी। उन्होंने हमास पर किडनैपिंग, टॉर्चर और शारीरिक हिंसा का आरोप लगाया था। तो हमास पर भी कार्रवाई के बहुत ज्यादा चांसेस है। 1 जुलाई 2002 के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है। वह भारत, चीन ने रोम संधि पर साइन ही नहीं किए थे, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य नहीं है। आईसीसी ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई थी, लेकिन कहा जाता है कि आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था। तो क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर सके? ये समझने के लिए एक बार आईसीसी की हिस्ट्री को समझना जरूरी हो जाता है। देशों के अपने क्रिमिनल कोर्ट तो होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। यूएन का भी अपना कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आईसीसी कोर्ट तब दखल देती है जब देश अपराधी पर खुद एक्शन ना ले रहा हो, खुद सरकार अपराध कर रहा हो। यहाँ तक कि ये कोर्ट वही मामले ले सकती है जो साल 2002 के बाद आए हो। इससे इसका दायरा अपने आप कम हो जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। आईसीसी का ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि हर संप्रभु देश अपने आंतरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए आजाद होता है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही आईसीसी भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है। आईसीसी ने अगर नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर भी दिया, लेकिन इसके पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। गिरफ्तारी के लिए वो पूरी तरह से अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। यानी भविष्य में अगर पुतिन या नेतन्याहू ऐसे आईसीसी के किसी सदस्य देश में ट्रैवल करते हैं, तो उस देश की अपनी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट पर उन्हें अरेस्ट कर सके। इसके बाद आरोपी को हेग कती जेल में डाल दिया जाता है, उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाती है और कार्रवाई चलती है। अपने लगभग 22 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें आईसीसी किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सका हो।
इतने वक्त में 5 जुर्म ही साबित हुए हैं, वो भी सामान्य लोगों के खिलाफ। आईसीसी ने मार्च 2012 में पहला फैसला सुनाया था। आईसीसी ने ये फैसला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के उग्रवादी नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ सुनाया था। जंग में बच्चों को भेजे जाने के आरोप में उसके खिलाफ केस चलाया गया था। इस आरोप में उसे 14 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में दक्षिण अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति लॉरेंट का केस था, जिनके खिलाफ कोर्ट में हत्या, रेप और कई यौन हिंसाओं की पुष्टि हुई थी। कुछ सालों की सजा के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। ऐसे कई कोर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई की बात करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन की है, उसकी होती है, जिसे आम भाषा में वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये देशों की सरकारों के बीच लड़ाई झगड़े देखता है, लेकिन लोगों पर एक्शन नहीं ले सकता। इसके अलावा कई दूसरी कोर्ट भी है जो अलग अलग मामले देखते हैं। जैसे कोई समुद्र से जुड़े अतिक्रमण के मामले को सुनता है, तो कोई जमीनी दखल से जुड़े मामले को सुनता है। आमतौर पर कोई एक देश इनमें मामला लेकर पहुंचता है, तभी सुनवाई शुरू होती है, जबकि आईसीसी बिना किसी के मामला उठाए भी खुद भी दखल देने का अधिकार रखता है। आईसीसी पर रेसिस्ट फैसले लेने का भी आरोप कई बार लगा है। माना जाता है कि ये कोर्ट अफ्रीकी हिंसा और मामलों पर ही फोकस करती है, ताकि उसका काम चलता रहे और कोई बड़ा खतरा भी ना आए। आईसीसी के उठाए गए मामलों में अफ्रीकी देशों के केस ज्यादा होना इस आरोप में हल्की सच्चाई भी दिखाता है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टीन पर हमला बोला, उसे पूरी दुनिया ने देखा। इजरायली हमले से गजा में 80% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। 23 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। मतलब ना इनके पास रहने के लिए घर है, ना ही खाने पीने के लिए खाना, इलाज के लिए दवा तक मुहैया नहीं हो पा रही है। यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेबस और लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका इजराइल को वार्न कर रहा है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कोई रोक नहीं पा रहा। हाल की बात करें तो इजराइल ने खुद शरणार्थी कैंप पर हमला बोला। आईवीएफ सेंटर पर भी बमबारी की गई। 4000 टेस्ट ट्यूब बेबीज उस हमले में नष्ट हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये गजा पर सबसे बड़ा आईवीएफ सेंटर था। ऐसे में अब निश्चित तौर पर नेतन्याहू पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ये जानते हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन के साथ जो किया है, वहां के लोगों के साथ जो किया है, उसकी सजा छोटी मोटी तो नहीं होने वाली। इसीलिए खुद इससे बचने के रास्ते ढूंढने लगे हैं।